हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज का जो बजट था उसके बजट भाषण खत्म होने के बाद मार्केट में जिस तरह का जो है रन देखने को मिला, तेजी देखने को मिली, वो सारी तेजी हवा हो गई। वैसे तो जो है इस तरह का माहौल बनाने में काफी सारे जो है टीवी एंकर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। कैसा भी बजट आए वो हमेशा बहुत अच्छा ही होता है। मान लिया मैंने कैपेक्स और मार्केट के हिसाब से बजट बढ़िया है, बट हर बार जब न्यू टैक्स रिजिम आया था तब भी एनालिस्ट कह रहे थे मास्टर स्ट्रोक है। मुझे लगा नहीं पिछले 2 साल में किसी ने उसको ऑप्ट भी किया होगा और वहां पर किसी को कोई खास बड़ा बेनिफिट मिला होगा। खैर, इस बजट में न्यू टैक्स रिजिम में जो है बड़े चेंजेस आए हैं, बड़े अमेंडमेंट्स आए हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज, पर्टिकुलरली आई वुड से लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर धड़ाम हो गए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से न्यू टैक्स रिजीम को लेके जिस तरह के गवर्नमेंट के प्लान है वो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा निगेटिव है और सेक्टर का जो फ्यूचर आउटलुक है वो काफी खराब हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप इज़मा इन्वेस्टमेंट पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टा पे और जो है ट्विटर पे जरूर फॉलो करिए। लगातार हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज जब न्यू टैक्स रिजिम अनाउंस हुआ और ओल्ड टैक्स रिजिम में किसी भी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशंस, लिमिट को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जिस तरह से काफी सारे जो लोग हैं प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 80C में अनाउंसमेंट हो सकता है। इसके अलावा इंश्योरेंस के लिए अलग से सेक्शन आ सकता है। कुछ लोग तो बता रहे थे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की तरह डेट लिंक्ड सेविंग स्कीम भी आ सकती है। अच्छी बात है फ्रेंड्स, प्रिडिक्शन करना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। खैर, हम बात करते हैं HDFC लाइफ 10%, मैक्स फाइनेंशियल -10%, ICICI प्रूडेंशियल 11%, LIC 9%, SBI लाइफ 9%, GICRE इंटरेस्टिंग री इंश्योर कंपनी। ऑब्वियसली जब लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस घटेगा तो री इंश्योरेंस बिजनेस पर भी दबाव आना ऑब्वियस है, वो भी 13% टूटा। इसके अपोजिट स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस का जो शेयर है वो ½ % के आसपास बढ़ा है। काफी करेक्टेड था वैसे वो शेयर। बट फ्रेंड्स, आज जो न्यू टैक्स रिजिम में अमेंडमेंट्स आए हैं, मॉडिफिकेशंस आए हैं, वो पूरी तरह से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए ही ज्यादा नेगेटिव है। क्यों, आगे इस वीडियो में हम बात करते हैं। इनकम टैक्स के स्लैब आप सुबह से लगातार देख रहे होंगे, तो मैं आपका ज्यादा टाइम यहाँ लेने वाला नहीं हूं। मैंने सिर्फ एक चीज दिखाने के लिए आपको ये स्लैब खोला है कि 7 लाख तक की अर्निंग के लिए न्यू टैक्स रिजिम में आपको जो है, आप थोड़ा कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। अगर आप 7 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, न्यू टैक्स रिजिम में जाना है। और अगर आप 7,10,000 रुपए कमा रहे हैं तो फिर इस स्लैब के अकॉर्डिंग 0 to 3 नील, 3 to 6 5, 6 to 9 10 आपको चलना है। न्यू टैक्स रिजिम में आप किसी भी तरह की कोई भी डिडक्शन या एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन में कोई भी एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम आपके सामने, ये आपको पता होगा, ये पहले से ही 5 लाख तक की इनकम टैक्सेबल नहीं है। अगर 5,01,000 कमा रहे हैं तो 0.25, 2.525 इस तरह के स्लैब से आपको टैक्स भरना होता है। और यहां पर आप डिफरेंट सेक्शंस में 80C में 1.5 लाख और हाउसिंग लोन में जो है सेक्शन 24 में 2 लाख तक की लिमिट रिबेट क्लेम कर सकते हैं। जितने भी 100 से ऊपर सेक्शंस बने हुए हैं आप वहां पे रिबेट क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब न्यू टैक्स रिजिम आया था तब भी मैंने पूरा जो है बजट भाषण सुना था। पिछले 8-10 बजट से हम पूरा बजट भाषण सुनते ही हैं, तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है। वहां वित्त मंत्री जी ने बोला था कि इंडिया में 100 के आसपास सेक्शंस हैं जहां पर टैक्स में रिबेट मिलती है और हमारा मोटिव वो सारे सेक्शंस खत्म करने का है। वहीं उन्होंने क्लियरिटी दे दी थी कि वो चाहते हैं कि आने वाले समय में सारी एग्जाम्पशंस खत्म हो जाए और पूरी जो कंट्री है वो न्यू टैक्स रिजिम में ही टैक्स भरे। हालांकि इसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली क्योंकि किसी भी तरह से किसी को कुछ खास बेनिफिट हो नहीं रहा था। पर जो आज मॉडिफिकेशंस और अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बाद न्यू टैक्स रिजिम काफी अट्रैक्टिव बन गया है। कैसे, आगे वीडियो। अगर हम न्यू वर्सेस ओल्ड की बहुत शॉर्ट में बात करें, बड़ी कैलकुलेशन मैंने आपके सामने नहीं करी है। 7 लाख वाले इनकम को टैक्स नहीं भरना है, 9 लाख वाले को 45,000 रुपए का टैक्स पड़ेगा, 12 लाख वाले को 90,000 का, 15 लाख वाले को 1.5 लाख का, 8 लाख वाले को अगर आप जोड़ दोगे यहाँ पे तो उसको भी समवेयर अराउंड 30-35,000 रुपए का टैक्स पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए, कोई बिना डिडक्शन के 9 लाख रुपए वाला 45,000 टैक्स भरेगा, 12 लाख वाला 90,000 भरेगा। ओल्ड रिजिम में जो बंदा जो है 9 लाख रुपए के आसपास कमा रहा है, और अगर उसने लाइफ 80C में भी पूरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हाउसिंग लोन भी लिया हुआ है, बाकी वो जो है 80D की रिबेट भी ले रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस की, और बाकी छोटी मोटी रिबेट ले रहा है, तो उसका 9 लाख पर 10-15 हजार रुपए का ही एवरेज टैक्स बैठता है। थोड़ा इसको हाइयर नोट पे ले लेंगे, अगर रिबेट कम ले रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा बैठ जाएगा। 12 लाख थोड़ा सा ज्यादा बैठ जाएगा, 12 लाख के में उसका टैक्स 80-90 हजार के आसपास बैठता है। आप ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि 7 लाख वाला बंदा ना तो कोई 80C में इन्वेस्टमेंट करेगा, ना ही वो कोई टैक्स भरेगा। जो 9 लाख के स्लैब वाला इंसान है वो टैक्स तब बचा सकता है अगर वो 1.5 लाख 80C में भी लगा रहा है, हाउसिंग लोन भी ले रखा है, मेडिकल इंश्योरेंस भी ले रखा है, तब जाके उसका टैक्स 10-15 हजार रुपए के आसपास आएगा। और काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये हाउसिंग लोन वगैरह नहीं लिए हुए हैं, तो उनका टैक्स जो है ओल्ड रिजिम में 80C क्लेम करने के बाद भी अच्छा खासा 50-60 हजार रुपए 50 हजार रुपए पड़ जाता है। तो आप समझ लीजिए कि वो बंदा डेफिनेटली न्यू रिजिम में जाएगा, क्योंकि इतना वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। आप किसी भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हैं तो मिनिमम जो है 3 to 5 ईयर्स का ब्लॉक है। ELSS को छोड़ दो तो बाकी सब में 5 ईयर्स का लॉक इन है। तो फ्रेंड्स, ओल्ड रिजिम को बिल्कुल जो है नॉन अट्रैक्टिव इस बार जो है वित्तीय मंत्री जी ने बना दिया है, और उनका मोटिव भी बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी इंसान जो है ओल्ड रिजिम में ना जाए। उन्होंने बोल दिया है कि न्यू रिजिम को बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया है, बाय डिफॉल्ट आपका न्यू रिजिम है, अगर आप चाहते हैं तो ओल्ड रिजिम को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जितनी स्टडी दोनों रिजिम की है, यहां पर जो है बंदा न्यू रिजिम काफी अब अट्रैक्टिव हो चुका है। अगर ओल्ड रिजिम में एग्जेम्पशंस बढ़ जाते, कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाते, तो ये स्टिल बहुत अट्रैक्टिव रहता, बट अब कैलकुलेशन में न्यू रिजिम अट्रैक्टिव बन चुका है। और इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं इंश्योरेंस को टैक्स सेव करने के लिए बाय करते हैं। अभी भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में इंश्योरेंस पॉलिसी काफी अट्रैक्टिव है। द रीजन बीइंग इज दैट कि जो एंटायर रिटर्न है वो टैक्स फ्री है। ये सबसे बड़ा जो है इंश्योरेंस कंपनी का अट्रैक्टिव पॉइंट था। इसके बाद पीपीएफ का रिटर्न भी टैक्स फ्री है। ईएलएसएस में 10% का एलटीसीजी है, और एफडी में एज पर योर स्लैब है, जो टैक्स सेविंग एफडी होती है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। 80C के ये कुछ पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके अलावा 80C में ट्यूशन फीस वगैरह काफी चीजें आती हैं, बट कहीं ना कहीं हर बंदा एक पॉलिसी इस सोच से ले लेता है कि मेरा इनकम टैक्स भी बच जाएगा और जो मेरा रिटर्न कल को आएगा वो भी टैक्स फ्री है। चलो, रिटर्न तो अभी भी टैक्स फ्री है, पर इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्स बचाने के लिए जो लेने वाला सिस्टम है, और मिडिल क्लास जो लेती थी, जो लो टिकट साइज की पॉलिसीज थी, वो जो है उनका जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो बंद हो जाएगा। अब और जो है जिस तरह से वो मिस सेलिंग वहां पर होती थी और टैक्स के नाम पर पॉलिसीज बेची जा रही थी, तो वहां पर जो है अब शायद ही कोई टैक्स बचाने के लिए अपना पैसा इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करे। अगर आप एलआईसी का भी पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग फंड्स देखोगे, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग फंड्स जो है टोटल एयूएम का बहुत छोटा परसेंटेज है जो टर्म प्लान के रूप में है, और बाकी कंपनीज का, बड़ी कंपनीज का भी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो है वो इंश्योरेंस प्लान से आता है, इन्वेस्टमेंट प्लान से आता है, जो लोग बेसिकली टैक्स सेव करने के लिए लेते हैं। जो प्रोटेक्शन का बिजनेस है, जिसके लिए इंश्योरेंस बना है, बेसिकली जो प्योर टर्म प्लान है, उसकी सेल इंडिया में कंपैरेटिवली ग्रो तो कर रही है, पर अभी भी इन्वेस्टमेंट प्लान की सेल बहुत ज्यादा है, जो बेसिकली लोग टैक्स सेव करने के मोटिव से ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर ये बहुत बड़ा निगेटिव जो है ये बन चुका है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट इंश्योरेंस कंपनी के लिए है, क्योंकि इंश्योरेंस जो इटसेल्फ अ बिजनेस है, इंडिया में 20-25 कंपनी है, जिसमें से बड़ी कंपनीज भी काफी सारी हैं। तो उसमें से आप समझ लीजिए कि काफी सारी कंपनीज की वजह से ऑलरेडी ये फ्रेगमेंटेड और बहुत स्कैटर्ड बिजनेस हो चुका है, जिसमें कट थ्रोट कंपटीशन है। हालांकि कुछ कंपनीज के पास ही बड़ा मार्केट शेयर है। एलआईसी इटसेल्फ कमांड अ मार्केट शेयर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 55 to 60%, बीइंग द लार्जेस्ट प्लेयर इन द सेक्टर। बट उसके बाद एचडीएफसी, एसबीआई, मैक्स फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसी बड़ी कंपनीज हैं, छोटी छोटी बहुत सारी कंपनीज हैं, जिसमें टाटा एआईजी बड़ा नाम है, चोला इंश्योरेंस है, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है, भरी पड़ी है इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में बहुत। तो ऐसे में ऑलरेडी मार्केट शेयर को कैप्चर करना कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, और यहां पर जो ये डिरेल हुआ है इसकी ग्रोथ,
न्यू टैक्स रिजीम आने के बाद में। ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए लिटरली बहुत बड़ा झटका है। फ्रेंड्स, आप सारे इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर्स देख लीजिए, वहां पर जो है आप देखोगे कि वैल्यूएशंस जो है कोई सस्ते नहीं है, और पिछले 8-10 क्वार्टर में कोई ऐसे ट्रिमेंडस ग्रोथ भी देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में अगर न्यू पॉलिसीज जो एवरेज टिकट साइज 25-50 हजार वाली पॉलिसीज थी, अगर उनकी सेल्स में गिरावट आती है तो कितना बड़ा झटका ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए हो सकता है। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि यहां पर जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट है वो तो है ही, इसके अलावा ये जो न्यू टैक्स रिजीम में अल्टीमेटली आने वाले 1-2 साल में इसमें और मॉडिफिकेशंस और अट्रैक्शन आएंगे, और यहां पर क्लियर कट जो है गवर्नमेंट ने पाथ रख दिया है कि आने वाले 2-3 साल में सब न्यू टैक्स रिजीम पे शिफ्ट हो जाएंगे। और ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में एक तो लिमिट बहुत कम है, 25,000 की ओवरऑल लिमिट है पेरेंट्स को इंक्लूड करने के बाद में, और वो वहां पर टैक्स सेविंग का मोटिव भी कम है। वहां पर लोग जो है रिस्क को हेज कर रहे हैं, रिस्क को कवर करते हैं। बट ये जो यहां पर जो कस्टमर था वो बेसिकली टैक्स सेवर एक बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट था, जो अब खत्म हो गया है और आने वाले टाइम में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरा मानना है कि इंश्योरेंस कंपनीज में आपको आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी इसका बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मार्च क्वार्टर में इनके हाईएस्ट रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी आती थी, क्योंकि लास्ट में लोग टैक्स सेव करने के लिए पॉलिसीज ले लिया करते थे। वो चाम कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। हालांकि सेक्टर पे मेरे को ग्रोथ काफी अच्छी लगती है प्रोटेक्शन के बिजनेस को लेके, पर इस फ्रेगमेंटेड सेक्टर में किसी भी एक कंपनी के लिए बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। और इस डिसीजन के बाद तो गवर्नमेंट के इस सेक्टर के फंडामेंटल और आउटलुक दोनों खराब हो गए हैं। मुझे लगता है कि इस सेक्टर में और करेक्शन अभी बाकी है, और यहां पर फ्रेंड्स ये फंडामेंटली भी फ्यूचर आउटलुक यहां पर खराब हुआ है। मेरे हिसाब से सेक्टर से दूर रहना चाहिए। इस सेक्टर में कोई बहुत बड़ा पैसा आने वाले समय में बने, इसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।